ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक आपको पता होगा जो बीट हम ग्रेविटेशन में देख रहे थे वो बीट था इलेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी। इसके बारे में लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट बीट ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज केपलर्स लॉज। नो डाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है, लेकिन जो पहले रिमेनिंग पार्ट है हमारा सैटेलाइट मोशन एंड केपलर्स लॉस, तो ये पहले कवर करते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट बीट की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आपको जैसे पता होगा ग्रेविटेशन जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने एक ही नाम आ जाता है, वो है साइंटिस्ट न्यूटन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट न्यूटन ही हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया, और भी कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन के बारे में मतलब धीरे धीरे करके सब कंसेप्ट बताया। ओके, जैसे आपको पता होगा सबसे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि दो ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ते हैं ना हवा में, ओके, एक लाइटर ऑब्जेक्ट और एक हेवियर ऑब्जेक्ट। ओके, ये हेवियर ऑब्जेक्ट है और ये लाइटर ऑब्जेक्ट है। दोनों को अगर हम एक ही हाइट एच से अगर ड्रॉप करते हैं ना, तो जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो रीच करता है जमीन को एट फर्स्ट। ऐसा कहना था साइंटिस्ट एरिस्टोटल का। फिर उसमें कुछ करेक्शन करवाया साइंटिस्ट गैलीलियो ने भी ग्रेविटेशन के रिलेटेड बताया। अभी नीचे गिरना और उससे जो लगने वाला टाइम है ये ग्रेविटेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। आपको पता होगा फ्री फॉल का ये केस है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है तो उस कंडीशन में उसे गिरते वक्त कितना वक्त लगता है, क्या लगता है, ये कैलकुलेशन जो होते हैं ये हम फ्री फॉल के केस के अंडर करते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल था जिन्होंने हमें कुछ बताया ग्रेविटेशन के बारे में। उसके बाद साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसमें करेक्शन किया और उन्होंने हमें बताया कि हेवियर ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों को गिरने के लिए सेम टाइम लगता है अगर हम एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दे तो। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं ना हवा में, ओके, मतलब फ्री फॉल जब करते हैं ना, तो एयर का रेजिस्टेंस उसे अपोज करता है। ओके, और इसी वजह से क्या हो जाता है, इनको मतलब हेवियर ऑब्जेक्ट को कम टाइम लगता है और लाइटर ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम लगता है एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन ये एयर का रेजिस्टेंस ही अगर हम निकाल दे, वैक्यूम मेंटेन कर दे हम एक रूम के अंदर, और उस रूम के अंदर अगर हम हेवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट को एक साथ फेंकते हैं ना, तो हेवियर ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों भी एक साथ नीचे गिरते हैं। ओके, उनको गिरने के लिए क्या होता है, टाइम सेम लगता है। तो ऐसा कहना था साइंटिस्ट गैलीलियो का। ओके, और वो सही था। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट दो तीन साइंटिस्ट के नाम है। उसमें एक इंडियन साइंटिस्ट भी है। उसमें मतलब एक सबसे बड़ा नेम है केपलर, साइंटिस्ट केपलर। इन्होंने दो साइंटिस्ट के साथ अलग अलग टिको नाम का एक अनदर एक साइंटिस्ट था। उसके बाद साइंटिस्ट मतलब इंडिया का भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर ऐसे तीन या चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया। ओके, और उन्होंने कुछ लॉज हमें बताए जिसको कहा जाता है केपलर्स लॉज। ओके, थ्री लॉज साइंटिस्ट केपलर्स ने बताए हुए प्लैनेटरी मोशंस पर। और इसके बाद फिर केपलर्स लॉज का ही हिंट लेकर साइंटिस्ट न्यूटन अपने यूनिवर्स स्क्वायर लॉ पर अराइव हुआ था। साइंटिस्ट का यूनिवर्स स्क्वायर लॉ जो था न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करना ही हमें उस टॉपिक से पढ़ता है। उसी टॉपिक पर स्टार्टिंग में मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बताया। तो कभी कभी ये केपलर्स लॉज पहले भी आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लास्ट में ले रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें समवॉट एस्केप वेलोसिटी, समवॉट वी कैन से एंगुलर मोमेंटम, इसका एक हायर कंसेप्ट है, इस वजह से इस टॉपिक को लास्ट में ले रहे हैं हम। कभी भी लिया तो भी चलता है, ये टॉपिक इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। केपलर्स के थर्ड लॉ से ही हम साइंटिस्ट न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के तरफ जा सकते हैं। और ये मैं प्रूव करके भी बताऊंगा कि न्यूटन केपलर्स के थर्ड लॉ से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की ओर हम कैसे जाते हैं। ये इसका डेरिवेशन आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था, स्टेट बोर्ड के। तो देखिएगा साइंटिस्ट केपलर्स ने बताए हुए लॉज, केपलर्स का फर्स्ट लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, अनदर नेम इसका लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट
where sun is situated at one of the foci of that elliptical orbit. ओके, तो क्या कहना है देखिएगा फर्स्ट लॉ का कि कोई भी प्लैनेट हो वो सन के अराउंड कैसा घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये जो आपको शेप नजर आ रहा है ना ऑर्बिट का, इसे इलिप्स कहा जाता है। ऐसा ये शेप जो होता है इसे इलिप्स कहा जाता है। ये हमारा प्रॉपर इलिप्टिकल शेप है। ठीक, ओके। सो कोई भी प्लैनेट हो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, और ठीक है, देखिएगा ये इलिप्स रहेगा, एग्जैक्ट हम निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट क्या करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, सन के अराउंड। जैसे आपको पता है अभी तक हम जो स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो सर्कुलर होता है, लेकिन ये साइंटिस्ट न्यूटन ने हमें बताया। लेकिन ये हम पहले की बात कर रहे हैं, न्यूटन के भी पहले अगर किसी ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में कुछ बताया तो वो साइंटिस्ट केपलर है। और ऐसा शेप कहना है उनका, ये हमारे मैथमेटिक्स का फेमस शेप है। आपको इसके ऊपर एक चैप्टर भी होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। ओके, ऐसे पॉपुलर सेक्शन होते हैं मैथमेटिक्स के। तो ये इलिप्टिकल शेप है, इस शेप को इलिप्स कहा जाता है। ओके, तो कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द सन, और सन क्या होता है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के कोई भी एक फोकस पर होता है। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये फोकस होते हैं इस इलिप्स के। ओके, ये फोकस F1 और ये फोकस F2 रहेगा, कोई भी नाम दिया तो भी चलता है। ये देखिएगा अब ये जो इलिप्टिकल शेप है ना, ये दो कर्व से बना है। ये पहला कर्व है यहाँ पर, और ये दूसरा कर्व है। और बीच में अगर आप देखते हो तो ये फ्लैट सेक्शन है। ओके, यहाँ पर ज्यादा कर्व नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कर्व निकालने के लिए हमें सेंटर की जरूरत होती है। तो ये जो F1 F2 है ना, ये उन कर्व्स को निकालने के लिए लगने वाले सेंटर्स है। ओके, तो इन फोकस को ज्योमेट्रिकल सेंटर्स भी कहा जाता है, लेकिन इसको फोकस कहते हैं हम। अब फोकस एक सिंगुलर वर्ड है, एक फोकस के बारे में बात कर रहे हो तो फोकस वर्ड यूज करो, और दो फोकस के बारे में आप एक साथ अगर बोल रहे हो तो फोकाई ये वर्ड आपको यूज करना है, ये प्लूरल फॉर्म है उसका। ओके, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया ये पहला लॉ? ये पहला लॉ हमें बताता है कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इसी वजह से इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गैलीलियो साइंटिस्ट ने नहीं बताया, ये सिर्फ केपलर ने बताया हुआ है। ओके, गैलीलियो ने अलग बिट बताया हमें, वो इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर अलग अलग चीजें उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में नहीं बताया। ओके, ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ सियर अभी देखिएगा, ये फोकस से अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं इलिप्स पर, तो ये ए पॉइंट रहेगा, तो ये डिस्टेंस रहेगा AF1 और ये डिस्टेंस रहेगा AF2। ओके, लाइक दैट मैं यहाँ पर अगर पॉइंट लेता हूँ ना, तो ये रहेगा BF1 और ये रहेगा BF2। ओके, तो हमेशा याद रखना, ये जो दो डिस्टेंस रहते हैं ना, कोई भी पॉइंट लो आप इलिप्स पर, एनी पॉइंट, ये इलिप्स का हम अगर सरकमफेरेंस कहते हैं, ये वाला ऐसा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम इलिप्स का सरकमफेरेंस अगर कहते हैं। इस सरकमफेरेंस पर इलिप्स के मतलब इसके पेरीमीटर पर अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो ना, तो फिर वो पॉइंट जो रहेगा उसका डिस्टेंस फोकस से क्या होता है, कुछ इस पे से होता है कि उन दोनों का एडिशन हमेशा सेम आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिएगा, AF1 प्लस AF2 मस्ट बी इक्वल टू BF1 प्लस BF2 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये फोकस ऐसी जगह पर सिचुएटेड होते हैं ना कि कोई भी पॉइंट से उन दो फोकस का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये कांस्टेंट रहता है। मतलब AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2, और भी कोई पॉइंट्स लिए हमने, तो उनका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा। AF1 अगर आप देखते हो तो ये डिस्टेंस मिनिमम है, तो आर मीन कहेंगे हम इसे, डिस्टेंस मिनिमम। और AF2 अगर आप कहते हो तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसे आर मैक्स कहेंगे हम। सो आर मीन प्लस आर मैक्स ये हमेशा क्या रहने वाला है,
कांस्टेंट रहने वाला है, ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ओके, और ये हमेशा इक्वल आएगा 2a के साथ। अब ये a मतलब क्या होता है देखिएगा, इस इलिप्स को है ना हम अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, आपको पता है इस इलिप्स को दो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें मैं इस इलिप्स को डिवाइड कर रहा हूँ। बताओ कौन सा लाइन बड़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ा है या वर्टिकल लाइन बड़ा है? I dividing this ellipse in two equal parts. Okay, तो ये इलिप्स हॉरिजॉन्टली बड़ा है या वर्टिकली बड़ा है? तो डेफिनेटली इसका आंसर रहेगा हॉरिजॉन्टली। ओके, आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, हॉरिजॉन्टली एक्सिस बड़ा रहेगा और वर्टिकली एक्सिस कम रहेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना इलिप्स का, उसे कहा जाता है मेजर एक्सिस। दिस एक्सिस इज नोन एज मेजर एक्सिस। और ये जो छोटा एक्सिस होता है ना, इसे माइनर एक्सिस कहा जाता है। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, तो कोई भी इलिप्स को है ना हम दो एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ मेजर एक्सिस इन इलिप्स व्हाइल वर्टिकल एक्सिस इज द माइनर एक्सिस। ओके, तो देखिएगा अब माइनर और मेजर ये दो एक्सिस है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कंसीडर करते हो ना, तो ये मेजर एक्सिस का आधा डिस्टेंस है। ओके, इसी वजह से इसे सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है। इज इट ओके? और इसे हम इंडिकेट करते हैं ए से। ओके, तो हमेशा ये आर मिन प्लस आर मैक्स का वैल्यू है ना ट्वाइस ऑफ ए के साथ इक्वल आएगा। ए मतलब क्या? सेमी मेजर एक्सिस। ओके, और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, अभी हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगेगा, तो इस डिस्टेंस को बी कहा जाता है। इस बी को क्या कहना है फिर बताओ? जैसे ए को हम सेमी मेजर एक्सिस कह रहे हैं, तो बी मतलब क्या रहेगा? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस करेक्ट रहेगा। दिस बी इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस एंड दिस ए इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस, राइट है? ओके, तो इस इलिप्स के डेरिवेशन में ये ए और बी कभी कभी आते हैं, तो एट द टाइम याद रखना आर इज नॉट रेडियस इन दिस कंडीशन, आर इज द डिस्टेंस। ओके, और फिर हम ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी अगर ए का वैल्यू निकालना है आपको, तो आर मैक्स टू आर मीन डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। ये ए है ना, एवरेज डिस्टेंस होता है उस प्लैनेट का सन से। मतलब यहाँ पर अगर सन इमेजिन करो, कोई भी एक फोकस पर सन रह सकता है, आइदर वो F1 पर भी रह सकता है, F2 पर भी रह सकता है। ओके, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अगर सपोज इमेजिन करो कि सन F1 पर है, ओके, तो इसका डिस्टेंस अगर आप प्लैनेट से दिखते हो ना, तो अलग अलग हो जाएगा, कभी वो कम होगा तो कभी ज्यादा होगा, तो कभी बहुत ज्यादा होगा। ओके, जब वो दूर चला जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा, नजदीक आएगा तो बहुत कम होगा। तो इन सभी डिस्टेंसेस का अगर हम एवरेज निकालते हैं ना, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्टेंसेस अगर हम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा? ए आने वाला है। इसी वजह से इस ए को एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन कहा जाता है। सन अगर कोई फोकस पर है ना, तो सन का अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं ना प्लैनेट से, तो वो डेफिनेटली किसके साथ इक्वल आएगा? ए के साथ। इज इट ओके? सो दिस ए इज कॉल्ड एज एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन और सेमी मेजर एक्सिस, ऐसे दो वर्ड से इसे इंडिकेट किया जाता है। तो इतना ही पहले लॉस के अकॉर्डिंग है, पहले लॉ में इतना ही हमें स्टडी करना है। कुछ दिक्कत किसी को? इसको मीन डिस्टेंस कहा जाता है या फिर एवरेज डिस्टेंस कहा जाता है, ए को याद रखना। नहीं सर। ओके, नहीं, सन सिर्फ F1 और F2 दोनों में से ही एक पॉइंट पर रह सकता है, वो कभी भी दूसरे पॉइंट पर नहीं होगा। इज इट ओके? यही कहता है हमें केपलर्स लॉ। प्लैनेट every planet revolve around the sun in elliptical orbit where sun is situated at one of the foci of that elliptical orbit. This is what we call it as a Kepler's first law. Okay, तो ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, इस वजह से इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लॉ ऑफ दिस केपलर, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं केपलर सेकंड लॉ पर। ओके, और इसका स्टेटमेंट बताना पड़े तो मतलब एक ही लाइन का है, बहुत इजी है बताते वक्त, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत बड़ा मतलब बीट है। सभी केपलर्स लॉज में से इसका कंसेप्ट थोड़ा समझने के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है। ओके, अभी देखिएगा केपलर सेकंड लॉ। Kepler second law. This Kepler second law is called as law of area. Okay, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कह सकते हो आप इसे, या फिर इसे केपलर सेकंड लॉ कहते हैं हम। ओके, मतलब इसको अनदर नेम लॉ ऑफ एरिया है। केपलर सेकंड लॉ देख रहे हैं हम अब। ओके, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहा कहता है आप देखिएगा,
the line joining sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. ओके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सन से प्लैनेट की ओर, ओके मतलब ये हमारा सन है, कोई भी एक फोकस पर होता है, आपको पता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था कि सन कोई भी एक फोकस पर रहेगा, आइदर वो F1 पर भी रह सकता है, F2 पर भी रह सकता है। सपोज वो यहाँ पर है सन, ओके, तो फिर इस सन से हम प्लैनेट को एक लाइन ड्रॉ करने वाले। तो अब ये लाइन क्या करेगा, प्लैनेट जैसे जैसे मूव करने वाला है तो ये लाइन भी मूव होने वाला है, और कुछ क्या होने वाला है, एरिया सब्सटेंड करने वाला है ये लाइन, ओके। तो सपोज देखिएगा, मतलब ठीक है, आप अच्छे से डायग्राम निकालता हो ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या करने वाले हम, आप देखिएगा सीयर, ये हमारा सन रहेगा यहाँ पर, ओके, सपोज दिस इज सन, और एक हमें लाइन ड्रॉ करना है। सपोज एक प्लैनेट यहाँ पर है तो लाइन यहाँ पर रहेगा। अब ये प्लैनेट इमेजिन कीजिएगा कि टी टाइम के बाद, ओके, ये टी टाइम कितना भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, ओके। तो 2 दिन के बाद ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया, ओके, इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, मतलब ये ए नाम दे देते हैं हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बी, और ये हमारा यस रहेगा। तो ये एरिया कवर करने वाला है ए एस बी, ओके। और जब ये प्लैनेट नजदीक आ जाता है ना सन के, तो सन उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, इस वजह से प्लैनेट का स्पीड बढ़ जाता है, और वो ज्यादा पेरीमीटर कवर करता है इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का, ओके। पहले ये कम करता है दूर जाने के बाद, और नजदीक आने के बाद इसका स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से ये ज्यादा सरकमफेरेंस पार्ट कवर करता है, ओके। इसे हम सी एस डी ऐसा इस एरिया को नाम दे देते हैं। तो ये सी एस डी एरिया का देखो अब, ये ज्यादा चौड़ा मतलब एरिया है, और ये लेंथ वाइज बड़ा एरिया है ए एस बी। तो अकॉर्डिंग टू, और ये सी टू डी जाने के लिए भी उसे अगर टी ही टाइम लगता है, इक्वल टाइम चाहिए, ओके। तो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है प्लैनेट, ऐसा कहना है साइंटिस्ट केपलर के सेकंड लॉ का, लॉ ऑफ इक्वल एरिया जिसे कहा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, एरिया ए एस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, एरिया सी एस डी, ओके। ये होगा आंसर इसका, ओके। मतलब यही केपलर सेकंड लॉ का मॉरल है, ओके, कि प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों भी एरियाज ए टू बी जाने के लिए प्लैनेट को टी टाइम लगा, और सी टू डी जाने को प्लैनेट को टी टाइम लगा। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ समझ लीजिएगा। मैं अभी एक पॉइंटर लेता हूँ, और इस पॉइंटर को मूव करके आपको बताता हूँ कि प्लैनेट एग्जैक्टली सन के अराउंड कैसे घूमता है। जैसे ही प्लैनेट दूर चला जाता है ना, तो ये बहुत मतलब कम स्पीड से मूव करता है, आप पॉइंटर की ओर ध्यान दो। और जैसे जैसे नजदीक आने लगता है ना, फिर इसका स्पीड बढ़ जाता है, ओके। और फिर जैसे ही दूर जाता है फिर से स्पीड इसका कम हो जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम एक्सर्ट होता है इस प्लैनेट पर, इस वजह से प्लैनेट दूर जाने के बाद कम सरकमफेरेंस कवर करेगा, और नजदीक आने के बाद ज्यादा करेगा। इज इट ओके? तो इस वजह से जो एरिया कवर करने वाला वेलोसिटी होता है ना प्लैनेट का, वो कांस्टेंट होता है। मतलब प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है ना सन के अराउंड, तो वो वेरिएबल स्पीड से मूव होता है, ऐसा साइंटिस्ट केपलर ने कहा है हमें, ओके। अब याद रखना बहुत अच्छे से इसका कौन सा स्पीड कांस्टेंट होता है। इसी इसी के आगे कहा जाता है दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है प्लैनेट की, लेकिन प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, ओके। प्लैनेट की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो चेंज होती है, वो वेरिएबल होती है, लेकिन एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इज इट ओके? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, याद रखना। ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपको दिया जाता है वेलोसिटी, स्पीड, उसके बाद एरियल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे कुछ भी आपको बिट दिए जाएंगे। तो उसमें से सही आंसर रहेगा एंगुलर मोमेंटम नहीं रह सकता है, वो भी कांस्टेंट हो सकता है, ओके। तो एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इज इट ओके? ये राइट आंसर रहेगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया बच्चों?
अभी इसको देखो, हमें कुछ डेरिवेशन करने, कुछ इसके फॉर्मूलेज हमें बनाने हैं। ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सपोज इस एरिया ने कुछ एंगल थीटा अगर सबटेंड किया है, ओके, सेंटर पर। ठीक है, सेंटर यस पर उसने अगर एक छोटा सा एंगल अगर कवर किया है, तो देखिएगा, अब सपोज ये एक ट्रायंगल रहेगा, इन ट्रायंगल यस ए बी, ये जो हमारा ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ओके, इसे 2 मिनट के लिए ट्रायंगल कंसीडर करो। तो ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हाफ इंटू बेस होगा ए बी, ओके, और हाइट होगा इसका, मतलब लेंथ लेंगे हम यस ए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका एरिया निकालेंगे। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो डीए एरिया जो कवर होगा, ओके, ये जो एरिया है ये अगर हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल यस ए बी। इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। तो फिर देखिएगा हाफ इंटू, अब बेस का वैल्यू क्या रहेगा, अब देखिएगा हाफ इंटू ए बी, ये जो है ये आप देखिएगा, ये ट्रायंगल का मतलब ये अगर हमारा थीटा है ना, तो ये उसका आर्क है, ए बी मतलब। ओके, तो बताओ आर्क और ये थीटा, थीटा इन रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ वी कैन फाइंड थीटा इन रेडियन? थीटा इन रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, नहीं, ये तो ओमेगा का वैल्यू होगा। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस राइट आंसर है। ओके, इज इट ओके? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूले से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थीटा एज इट इज है, आर्क लेंथ ए बी है, ओके, और यही ए बी का वैल्यू चाहिए हमें, तो रेडियस को हम आर कंसीडर करते हैं, तो ए बी का वैल्यू आर इंटू थीटा होगा। अब ये थीटा बहुत ही स्मॉल होने के कारण आर इंटू डी थीटा लेंगे हम इसे। ओके, ये थीटा बहुत ही स्मॉल है तो इसे डी थीटा कंसिडर करते हैं हम। डी थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस बी होगा, एस बी मतलब ये हम आर कंसिडर करेंगे। छोटे डिस्प्लेसमेंट होने के बाद आर का वैल्यू भी स्मॉल चेंज होगा, इस वजह से उसे हम माइनर फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे। इस वजह से मैं ए बी को रिप्लेस कर रहा हूँ आर इंटू डी थीटा से। इज इट ओके? कैसे किया समझ में आ गया? जस्ट एंगल का लॉजिक लगाया। अब देखिएगा यस ए, ये जो बीट है ये फिर से आर है, इस कारण इसका फाइनल आंसर आएगा आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फैक्टर आ जाएगा। इज इट ओके? तो इसी बीट को मतलब हम, ये जो चेंज इन एरिया होगा स्मॉल डी ए, ये हम इस फैक्टर से निकाल सकते हैं। अब ये डी थीटा को अगर डी टी को अगर हम वहां पर जाके रिप्लेस करते हैं ना, ओके, मतलब दोनों साइड अगर हम डी टी से अगर डेरिवेट करते हैं ना, यहाँ पर भी टाइम से और यहाँ पर भी टाइम से, तो फिर क्या आएगा, फिर देखिएगा डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इसे कहा जाएगा। ए मतलब एरिया है, टी मतलब टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा। बताओ डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या है? टेल मी, डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या रहेगा? वेलोसिटी, लेकिन कौन सा वेलोसिटी? ओमेगा, ओमेगा राइट आंसर है, ओमेगा मींस एंगुलर ओमेगा। वेलोसिटी होगा। इज इट ओके? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर हाफ इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन में, तो वो आएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं आर ओमेगा इस फैक्टर को v से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो फिर वो आएगा वी आर या फिर आर वी डिवाइडेड बाई 2। इज इट ओके? ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया? ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला है और वो एंगुलर वेलोसिटी के। इज इट ओके? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और v मतलब लीनियर वेलोसिटी, तो ये फैक्टर है, ये याद रखना। ओके, इज इट ओके? तो अभी देखिएगा इस लॉ में ना एंगुलर मोमेंटम का भी कंसेप्ट है। मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम? विच फॉर्मूला बाय विच वी कैन एबल टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम? एम वी आर राइट आंसर है, या फिर अनदर एक फॉर्मूला है आई ओमेगा। ओके, दोनों भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, तो देखिएगा एंगुलर मोमेंटम हमें इस कंडीशन में देखना है, तो वो होगा एम वी आर। ओके, और आई ओमेगा, ये दोनों फॉर्मूले से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, और एम वी आर मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एम वी आर लगने वाला है। ओके,
तो शियर। तो ये डीए बाई dt के फॉर्मूले में अगर हम एंगुलर मोमेंटम लाने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा फिर हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ना डीए बाई dt, ये मतलब क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 है। तो हमें अगर यहाँ पर यल का वैल्यू पुट करना है ना, तो ऊपर यम से नीचे यम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर यम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर यम आर स्क्वायर ओमेगा आएगा। यम आर स्क्वायर आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होल स्क्वायर। दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो फिर हम आई ओमेगा से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऊपर आएगा आई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2m, और आई ओमेगा को ही मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यल से। तो यल बाय 2m ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू यल बाय 2m, ये अनदर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। इज इट ओके? तो ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा, सेकंड लॉ पर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसमें आपको ये फैक्टर लग सकता है। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब ये डीए बाई डी टी इज इक्वल टू यल बाय 2 ओमेगा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो फिर ये एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। ओके, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है तब। इज इट ओके? पहले से लिख लो। सभी टर्म्स में फॉर्मूले याद रखना, कोई भी फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल या फिर कंसेप्ट पूछा जा सकता है, करना ही सिर्फ। तो यहाँ तक केपलर सेकंड लॉ हुआ है हमारा। जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम